हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको टैक्सी ड्राइवर की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये सैनेटो नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घटी है। ये घटना मैक्सिको की है और अब आगे की घटना मैं आपको सैनेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सैनेटो है। मैं मैक्सिको में एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर रात में ही टैक्सी ड्राइव किया करता था क्योंकि दिन के वक्त ज़्यादा सवारियाँ नहीं मिलती थीं। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं हर रोज़ की तरह सेम रूटीन और सेम रूट को फॉलो करता हूँ। मैं मेक्सिको के मैकॉल नाम के एक क्लब के बाहर अपनी टैक्सी को अक्सर पार्क किया करता था। रात में नशे में धुत कुछ सवारियाँ मिल जाती थी और वो लोग मुझे टिप भी दे दिया करते थे और ज़्यादातर मैं उन लोग को उनके घर पे ही ड्रॉप किया करता था। नशे में अच्छा खासा टिप भी मिल जाता था और मैं उन्हें जो रेट बताऊँ वो लोग उसी रेट का मुझे पैसा भी दे देते थे। मीटर भी चेक नहीं करते थे, जिससे मेरी कमाई बहुत अच्छी हो जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात का ऑप्शन लूँ। दिन के वक्त दूसरे लोग सेम ही टैक्सी को ड्राइव करते हैं। हम 2 पार्टनर्स थे। दिन के वक्त मेरा पार्टनर ड्राइव करता था और मैं अपनी दूसरी जॉब करता था और रात के वक्त मैं ड्राइव करता था। और ऐसे ही करीबन हमें 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे। लेकिन ये बात मैंने उसे कभी नहीं बताई कि मैं हमेशा पैसेंजर से ओवर चार्ज करता था, क्योंकि पैसेंजर्स को याद भी नहीं रहता था। आधे से ज़्यादा लोग तो पैसा देना भूल भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग कभी कभी ज़्यादा पैसा दे दिया करते थे। मैं सुबह के मुकाबले रात में ज़्यादा अच्छा कमा लेता था, इसलिए मैंने रात में ही कमाने की सोची। हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं रात में ही उसी क्लब के बाहर किसी पैसेंजर का वेट कर रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। नॉर्मली पैसेंजर्स मिल जाते थे, लेकिन उस दिन खास कोई पैसेंजर आया नहीं था। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो शायद लोग क्लब में कम गए होंगे, कि जितने लोग गए थे वो पहले ही कम नशा करके अपने घर की तरफ निकल गए थे। तो मुझे कोई खास पैसेंजर नहीं मिला। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैं कैब में बैठ के किताब पढ़ रहा था। बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही थी। मैं हल्की फुल्की नींद में आ ही गया था और सोने ही वाला था। तभी मेरे ड्राइवर सीट वाले कांच के ऊपर किसी ने नॉक किया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसको देखते ही मैं डर गया था। वो एक आदमी था, काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत, पूरे कपड़े पानी से भीगे हुए। उसने अपने चेहरे को मेरी गाड़ी के कांच में एकदम दबा के रखा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे का आकार एकदम बदल गया था। देख के मैं इतना तेज डरा कि कुछ देर तक तो मैं संभल ही नहीं पाया। थोड़ी देर तक तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कुछ हो गया है, लेकिन फिर जब मैंने खुद को संभाला तब मैंने उसे देखा। वो बहुत ही गंदी हालत में था। पूरा शरीर गीला था, मुंह पे बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल। सर पर उसने एक फटी हुई टोपी पहनी हुई थी और कपड़े जैसे कई सालों से धुले ना हो, एकदम काले धब्बेदार। वो नशे में था। वो मुझे बार बार कांच के शीशे को नीचे करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने नीचे नहीं किया। मैं अंदर से ही उसे भगा रहा था। ना उसे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना मुझे उसकी। वो बस लगातार मेरी गाड़ी के कांच को नॉक किए जा रहा था। शायद उसे भूख लगी थी या फिर वो मुझसे कुछ पैसे मांगना चाह रहा था। मुझे उससे बात ही नहीं करनी थी क्योंकि उसने मुझे डरा दिया था। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से जाओ। काफ़ी देर तक वो वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन फिर वो चला गया। उसके बाद मैंने अपनी घड़ी को देखा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। कोई सवारी नहीं मिली थी। मैंने सोचा कि शायद अब मुझे कहीं और जाना चाहिए। यूजुअली मैं सुबह के 6 बजे तक ही अपनी शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे गाड़ी को हैंड ओवर करना होता है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ से कहीं और चला जाऊँ। बारिश रुकने का नाम वैसे भी नहीं ले रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक गली दिखाई दी। वहाँ पर कोई आदमी खड़ा था। वो आदमी शायद गाड़ी का वेट कर रहा था। कपड़े उसने काफ़ी ज़्यादा ढंग के पहने हुए थे। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वो बस चुपचाप खड़ा था, गाड़ी का भी इंतज़ार नहीं कर रहा था। बस ब्रीफकेस लेके एक ही डायरेक्शन में देख रहा था। मैं अपनी गाड़ी को उसके पास लेके गया। गाड़ी के कांच को नीचे किया और मैंने उससे पूछा, सर,
आपको कहीं जाना है? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो 2 बिल्डिंगों के बीच में बनी एक गली पे ही खड़ा था। उसका आधा चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था और आधा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी एक आंख काफी ज्यादा बड़ी थी। मैंने उससे दोबारा पूछा कि सर आपको कहीं जाना है? उसने फिर तुरंत मेरी तरफ देखा। उसने जिस खामोशी से अपनी आंख को मेरी तरफ बढ़ा के देखा, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था। उसने मुझसे बोला कि कहाँ ले जाओगे? बड़ा अजीब सा सवाल था। फिर मैंने उससे बोला कि सर आपको कहाँ जाना है? उसने मुझे पूछा कि मुझे ग्रेवयार्ड पर यानी कि कब्रिस्तान पर जाना है, जो कि मैक्सिको सिटी के बाहर है। मैंने उससे बोला कि वो तो बहुत दूर है, वहां पर जाने में तो करीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे। उसने बोला कि वो मुझे मुंह मांगे पैसे देगा। मैंने उससे कहा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। फिर वो मेरी गाड़ी में बैठ गया। बहुत ताज्जुब की बात थी, वो बहुत देर से बारिश में खड़ा था लेकिन उसके एक भी कपड़े भीगे नहीं थे। उसने एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। कुछ देर के लिए लगा कि शायद मैंने किसी गलत आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। उसने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसे उस ग्रेवयार्ड तक पहुंचा दूं। सुबह बस होने ही वाली है। दरअसल जहां पर मैं था उसके आगे छोटा सा मैक्सिको सिटी का एक एरिया पड़ता है। वो ग्रेवयार्ड उसी के ही पास था। मैंने उससे कहा ठीक है। बारिश में गाड़ी काफी ज्यादा देर से खड़ी थी। शायद उसके कार्बोरेटर में पानी चला गया था या फिर कुछ तो हुआ था, जिसकी वजह से मैं जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो वो ढंग से स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक दो बार वो गाड़ी स्टार्ट भी हुई लेकिन फिर दोबारा बंद हो गई। उसने मुझसे दोबारा चलने के लिए बोला। मैंने उससे कहा कि सर शायद गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, मैं 1 मिनट में दोबारा ठीक करता हूँ। मैंने दोबारा गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। स्टार्ट करते वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत देर से कोई सवारी भी नहीं मिली थी और अभी एक पैसेंजर मिला, उसमें भी गाड़ी ढंग से काम नहीं कर रही है और वो भी बहुत ज़्यादा अजीब। समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मैं इतना इरिटेट हो गया कि मैंने गाड़ी की चाबी को ही ब्रेक्स के पास गिरा दिया, यानी कि अपने पैर के पास। उस वक्त वहां पर अंधेरा था। चाबी शायद सीट के नीचे चली गई थी या फिर कहाँ पे गिरी थी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं वहीं नीचे झुक गई गाड़ी की चाबी को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से दोबारा मेरी ड्राइवर सीट के कांच की तरफ वो पागल आदमी आ गया और दोबारा गाड़ी के कांच को जोर जोर से नॉक करने लगा। मेरा वैसे ही मूड बहुत ज़्यादा खराब था। मैंने तुरंत गाड़ी के कांच को नीचे किया और उसको धक्का मार दिया। वो ज़मीन पे गिर गया। वो दोबारा उठा और मेरी तरफ आने लगा, लेकिन तभी उसने मुझे देखा और मेरे पीछे बैठे उस पैसेंजर को। पहले तो मुझे देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसकी नज़र दोबारा उस पैसेंजर पर पड़ी जो मेरी गाड़ी के पीछे हिस्से में बैठा हुआ था, वो जोर से चिल्लाने लगा। बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने सोचा कि आखिर उसे क्या हो गया, समझ में नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। उसने कुछ भी नहीं बोला। डर की वजह से वो दूर भागने लगा। पता नहीं उसने आखिर ऐसा क्या देख लिया था। वो पैसेंजर चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा गाड़ी की चाबियों को ढूंढने लगा। जैसे तैसे गाड़ी की चाबी मुझे मिल गई और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई थी। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके मैंने दोबारा उस आदमी से पूछा कि बस सर मैं कुछ ही देर में आपको पहुंचा दूंगा। वो कुछ भी नहीं बोला। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं फिर गाड़ी के गियर्स को चेंज करते हुए बोला कि सर आखिर वो आपको देख के इतना डर क्यों गया था। उसने दोबारा कुछ नहीं बोला। अभी तक मैंने गाड़ी को चलाया नहीं था। वो एकदम शांत हो गया था। तभी मैं पीछे घूम के देखा। जब मैंने पीछे घूमा तो मेरी भी हालत उसको देख के खराब हो गई थी। वो पैसेंजर तो वहां पर बैठा था, उसका शरीर मूव भी कर रहा था, लेकिन उसके धड़ पे उसका सर नहीं था। उसका सर गायब हो गया था और ये चीज देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। जहां से उसका सर कटा हुआ था वहां से उसके खून बह रहा था और ये चीज देख के मैं चिल्लाने लगा। डर की वजह से मैं अपनी गाड़ी से उतर गया और अपनी गाड़ी से दूर हट गया। शायद इसी वजह से वो पागल आदमी भी उसे देख के भागा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास के क्लब्स के कुछ बॉडीगार्ड मेरी तरफ भागते हुए आए। उन्होंने मुझे देखा भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मेरी गाड़ी में एक आदमी बैठा है जिसके शरीर पे सर नहीं है। पहले उन्हें लगा कि शायद मैंने किसी तरीके का कोई मजाक किया है। मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। उन लोगों ने जब गाड़ी खोल के देखा तो गाड़ी पूरी खाली थी। वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सच में उसे देखा है।
उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, पर मेरा कोई वहम नहीं था। अगर वो मेरा कोई वहम होता तो वो पागल आदमी भी उसे देखकर नहीं भागता। मैं फिर दोबारा रोड की तरफ देखने लगा। वो पागल आदमी कहाँ गायब हो गया था मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी वो कुछ देर पहले यहीं पर था। डर की वजह से वो कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आया। और आखिर ये आदमी कौन था? क्या सच में कोई मेरी गाड़ी में बैठा था या फिर वो बस मेरा कोई वहम था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई बैठा था। लेकिन शक तो मुझे उसी वक्त ही हुआ था जब इतनी बारिश में वो गाड़ी में बैठा और उसके कपड़े बिल्कुल भी नहीं गीले हुए। मैंने जो कुछ भी देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं वहां से गाड़ी लेके निकल गया। रास्ते भर में उस पागल को ढूंढता रहा लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मैं बार बार अपनी गाड़ी की सीट की तरफ ही देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठा हो। वो डर मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से बस गया था। अगले दिन फिर मैं वहीं पर ही खड़ा था और मुझे लगा कि शायद वो आदमी मुझे दोबारा दिखाई दे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो आदमी मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो पागल आदमी मुझे ज़रूर दिखा जो नशे में धुत एक क्लब के पीछे पड़ा हुआ था। मैं उसके पास गया और मैंने उसे उठाया भी, लेकिन वो इतना नशे में था कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे सवालों का जवाब क्या देता। किसी तरह मैं उसे होश में लाया और मैंने उससे पूछा कि कल उसने जो कुछ भी देखा क्या उसे याद है। उसे तो यह भी नहीं याद था कि मैं कौन हूँ और कल उसके साथ आखिर हुआ क्या। वो इतना ज़्यादा नशे में था। ये घटना बस राज ही रह गई कि आखिर वो जो कुछ भी घटा था वो सच था या मेरा वहम। मुझे कुछ भी नहीं पता। और इस घटना के बाद से मुझे वो आदमी उस जगह कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी सेम रूटीन और रूट को हमेशा फॉलो करता था। तो दोस्तों ये थी टैक्सी ड्राइवर से संबंधित एक घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना कैमेटो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी जो कि मैक्सिको का ही रहने वाला था। और अब आपको मैं कैमेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को बताऊंगा। मेरा नाम कैमेटो है। पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई लंबी छुट्टी नहीं ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चला जाऊं। मेरी फैमिली में मेरी दो छोटी बच्चियां एवा और रेवन और मेरी वाइफ मिशेल थी। हम मैक्सिको से पहली बार बाहर गए थे। उस जगह का नाम मुझे ढंग से याद नहीं है। मैं स्टेशन से उतरा। मिशेल और मैं सारे सामान को स्टेशन से बाहर लेकर जा रहे थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंची थी। एवा और रेवन ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर था जो कि वेट कर रहा था कि उसको कोई सवारी मिल जाए। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात थी, यूजुअली जब कोई ट्रेन आती है तो वहाँ पर ढेर सारे टैक्सी ड्राइवर पहले से ही अवेलेबल होते हैं। हमने उस टैक्सी ड्राइवर को वहाँ पर बुलाया भी नहीं था। वो बिना बुलाए अपनी टैक्सी हमारे पास लेकर आ गया था और तुरंत हमसे पूछने लगा कि हमें कहाँ जाना है। मैंने उससे बोला कि हमें सबसे पहले एक होटल ले चलो। लेकिन वो थोड़ी सी अजीब टैक्सी थी, ब्लैक कलर की। नॉर्मली वहाँ की टैक्सीज काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं जो कि मुझे पता है। वो टैक्सी ड्राइवर बिना एक भी सवाल जवाब किए और बिना पैसों की बात किए अपनी गाड़ी में हमारे सामान को लोड करने लगा। और रेवन मेरी छोटी बेटी तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ भी गई थी। लेकिन एवा, मैं और मिशाल हम लोग अभी भी गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को नोटिस किया। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। वो चाह रहा था कि हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी में सामान रखते हुए बहुत ज़्यादा डर रहा था वो। मैंने फिर गाड़ी को देखा। वो गाड़ी और उसके कांच पूरे काले रंग से घिरे हुए थे। पूरी गाड़ी काले रंग की थी और कांच पे भी काले रंग का लेबल चढ़ा हुआ था, जिससे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिवन बाहर ड्राइवर सीट के बगल में ही बैठ गई थी। वो छोटी भी थी इसलिए उसको इतना कुछ समझ में नहीं था। वो ड्राइवर मेरा आखिरी बैग रखने ही वाला था। तभी मैंने मिशेल से बोला कि वो रेवन को गाड़ी से उतारे। मिशेल तुरंत रेवन को गाड़ी से उतारने लगी और मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से उसकी आईडी कार्ड को मांगा। वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दो। वो नाटक करने लगा कि जैसे वो अपना आईडी कार्ड घर पर भूल गया हो। जेब में ढूंढने का नाटक कर रहा था और मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा था। तब तक मिशेल ने रेवन को कार से नीचे उतार लिया था। मैंने उस ड्राइवर से बोला कि वो तुरंत मेरा सारा सामान नीचे उतारे और मुझे उसके साथ नहीं जाना है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं ये चीज़ नोटिस कर ही रहा था। तभी मेरी नज़र उस गाड़ी के बैक सीट पर गई जहाँ पर हम बैठने वाले थे। वहाँ पर एक काली परछाई बैठी हुई थी जो कि हमारी तरफ ही देख रही थी। मैंने उसे देखा। हालांकि उस गाड़ी का कांच पूरी काले रंग से ढका हुआ था
लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मैंने उसे नोटिस कर लिया। मुझे देखते ही वो छुप गई। मतलब वो काली परछाई अचानक से गायब हो गई और मैंने ये चीज़ नोटिस भी की थी। वो तुरंत हमें रोकने की कोशिश करने लगा, ज़बरदस्ती हमारे बैग को अपनी गाड़ी में रखने लगा, लेकिन मैंने उसे मना किया। उसने कहा कि आपको जहाँ जाना है मैं आपको ढंग से छोड़ दूंगा, आप मुझे कम पैसा दे देना। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की और अपनी वाइफ की जान का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना था। तो उसने फिर मेरा बैग छोड़ दिया और फिर हम लोग अपना बैग उठा के दोबारा स्टेशन की तरफ जाने लगे। जब हम स्टेशन की तरफ पहुंचे तो वो आदमी दोबारा हमारा पीछा कर रहा था और वो वैन जो कि दूर खड़ी थी उसके दरवाजे अपने आप खुल गए थे। वो वैन अंदर से पूरी खाली थी, लेकिन मैंने कुछ देर के लिए ऐसा महसूस किया कि कोई काली परछाई उस वैन से निकल के बाहर आई हो, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट थी। लेकिन ये हादसा बस कुछ ही सेकंड का ही था। मैंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा स्टेशन की तरफ जाने लगा। जब मैं स्टेशन की तरफ गया तो वहाँ पर मैंने एक प्लेट देखी जो कि एक बोर्ड का निशान दिखा रहा था। वहाँ पे लिखा था टर्मिनल टू टैक्सी। वहाँ पर एक टर्मिनल बना हुआ था जहाँ पर ढेर सारी टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं और ये आदमी नो पार्किंग जोन में खड़ा था, अजीब सी वैन लेके, अजीब से हुलिया में। जब मैं दोबारा उस टैक्सी टर्मिनल की तरफ अपनी फैमिली को लेकर जाने लगा तब मैंने लास्ट टाइम उस आदमी को देखा था। वो बस हमारे कुछ ही दूरी पीछे था और जैसे हमने सारी टैक्सीज को खड़े देखा और दोबारा जब पीछे घूमे तो वो आदमी वहां से गायब हो गया था, पलक झपकते ही, जैसे कि कोई हवा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरी वाइफ ने और मैंने, हम दोनों ने उस आदमी को 2 सेकंड में गायब होते हुए देखा था। और जब मैं दोबारा थोड़ा पीछे जाके उस वैन को देख रहा था तो वो वैन भी वहां से गायब हो गई थी। ये हमारा कोई वहम नहीं था। कुछ देर में हमारे साथ क्या हुआ हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर हमने एक नॉर्मल टैक्सी ली और दोबारा वो टैक्सी वाला भी हमें एक होटल की तरफ ले जा रहा था। होटल की तरफ जाते वक्त हमने उस टैक्सी वाले से बात की और उससे उस आदमी के बारे में बताया। वो टैक्सी वाला तुरंत अपनी गाड़ी को रोक के बोला कि आपने सच में उसे देखा? मैंने उससे बोला हाँ। उसने कहा कि ऐसे ही एक आदमी 10 साल पहले यहाँ से पैसेंजर्स को ले जाता था और फिर उन्हें मार देता था, उनके सामान को लूट लेता था, उनके बॉडी पार्ट्स को गायब कर देता था। लेकिन फिर उस आदमी का इनकाउंटर हो गया और वो मर गया। उसने ऐसे करीबन 100 से ज़्यादा केसेस और अपराध किए थे, लेकिन आज अचानक से ये आदमी कहाँ से आ गया किसी को पता नहीं चला। इसीलिए उस एरिया को बंद कर दिया गया और वहाँ पर नो पार्किंग लगा दिया गया। लेकिन उस एरिया में गाड़ी जा ही नहीं सकती है क्योंकि वो एरिया चारों तरफ से बंद है। 4 व्हीलर का तो वहाँ जाना अलाउड ही नहीं और पॉसिबल भी नहीं है। वो गाड़ी आपको कैसी दिखी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को उस गाड़ी के हुलिये के बारे में भी बताया। जब मैंने उसे उसके बारे में बताया तो वो भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने उसके बारे में जो भी चीज़ बताई थी वो एकदम सच थी और एकदम करेक्ट। लेकिन इससे पहले मैं कभी भी शहर में दोबारा आया नहीं था, तो पहली बार में मैंने उसे इतना सही डिटेल दिया। ये बात उसके भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर वो आदमी यहाँ पर आया कैसे, और ना ही मेरे। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद वो गाड़ी और वो आदमी सच ना हो, वो कोई भूत हो या फिर कोई आत्मा। लेकिन इसके बारे में मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था और ना ही मैंने मिशेल से इसके बारे में बात की। लेकिन ये हादसा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि डेविन नाम के एक लड़के के साथ घटी है। ये घटना डेविन के साथ तब घटी थी जब उसकी उम्र करीब 25 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको डेविन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डेविन है। ये घटना 1985 में घटी थी जब मैं अपने डॉग ब्रोक्सी को रोड पर घुमा रहा था। जहाँ पर मैं रहता था वो एरिया एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है। मेरे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 घर होंगे। हम सब एक दूसरे को जानते थे। मैं जहाँ पर अपने डॉग को घुमा रहा था वो एरिया सुनसान था। दरअसल वो एक लंबी रोड थी जहाँ पर लोग अक्सर रात में भी टहला करते थे और दिन के वक्त भी घूमा करते थे। वहाँ पर शाम के वक्त ज़्यादातर भीड़ भी रहती थी, लेकिन उस वक्त मुझे जाने में थोड़ी सी देर हो गई थी। मैं ब्रॉक्सी को रोज़ की रूटीन की तरह टहला रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थीं। तभी मेरे साथ ये अजीब सी घटना घटी। उस वक्त रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। ब्रॉक्सी बार बार तेज़ तेज़ भौंक रहा था और एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार इधर उधर भाग रहा था। कहते हैं कि जब भी कोई खतरा होने वाला होता है तो जानवरों को पहले ही पता चल जाता है। ब्रॉक्सी सामने की तरफ देख के जोर जोर से भौंकने लगा। मैं उसे शांत करा रहा था। वो इतनी जोर से भौंक रहा था कि उसकी भौंकने की आवाज़ पूरे रोड पर गूंज रही थी। मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं आया था।
जहाँ पर मैं था वहाँ से मुझे मेरे घर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी ब्रॉक्सी सामने के रोड की तरफ देख के भौंकने लगा और मैं भी उधर ही देख रहा था। मैंने उसे शांत कराया लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ चलती हुई आ रही है, यानी कि मेरी तरफ। वो लाइट दरअसल एक गाड़ी की थी, एक टैक्सी की। वो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा तेज चला रहा था और वो मेरी तरफ ही आ रहा था। इतनी दूर से ही उसकी गाड़ी के रफ्तार का पता चल गया था। बहुत ही ज़्यादा गंदी स्पीड थी। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था या फिर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो काफ़ी रफ्तार में था। उसकी रफ्तार को देख के मैं साइड हट गया, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही गाड़ी लेके आ रहा था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया। ब्रॉक्सी दूसरी तरफ भाग गया और मैं डर की वजह से एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैं जिस पेड़ के पीछे छुपा था वो गाड़ी आके उसी पेड़ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लड़ी। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा मोटा था, उसको कोई भी खरोच नहीं आए और ना ही मुझे, लेकिन उस गाड़ी के चिथड़े उड़ गए थे। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका था और अंदर घुस गया था। गाड़ी के पूरे कांच टूट चुके थे और वो टैक्सी ड्राइवर उसी गाड़ी में ही था। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि काफ़ी दूर तक गूंजी। उसकी आवाज़ मेरे घर तक भी गई थी और मोहल्ले के कुछ लोगों तक भी। वो लोग भी हमारी तरफ ही आ रहे थे। तब मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा। वो कांप रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें निकल के उसके चेहरे से बाहर आ जाएंगी। और जब मैंने उसकी आंखों को ढंग से देखा तो वो अंधेरे में ही चमक रही थी और वो सफ़ेद रंग की थी। ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो मुझे देख के बहुत ज़ोर से हंसा और फिर उसके बाद वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया मेरी आंखों के सामने। क्या घटना हुई, ये सब क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये पूरा हादसा सिर्फ 3 मिनट में ही हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। डर की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तब तक बाकी के वो लोग जिनको ये आवाज़ सुनाई दी थी वो भी भागते हुए मेरी तरफ चले आए और उन्होंने उस टैक्सी को देखा जो कि बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी और वो ड्राइवर मर चुका था। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और करीबन 10 से 15 मिनट में वो एम्बुलेंस भी यहाँ पर चली आई और उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी आए। उन्होंने लोकेशन को देखा और मुझसे भी पूछताछ की क्योंकि मैं ही सबसे पहले वहाँ पर था। मैंने उस आदमी की सफ़ेद आंखों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, वरना वो लोग मुझे पागल समझते। लेकिन जब मैंने उस गाड़ी के नंबर प्लेट की तरफ देखा तो वो यहाँ की थी भी नहीं, वो किसी दूसरी जगह की थी। जहाँ की वो नंबर प्लेट थी वो जगह मेरे घर से करीबन 50 मील की दूरी पर है। वो टैक्सी ड्राइवर इतनी दूर से यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए आया था और जिस एरिया की वो गाड़ी थी उस गाड़ी का यहाँ पर आना भी बैन था। मतलब यहाँ की एरिया की गाड़ी उधर नहीं जाती है और ना ही उस तरफ की एरिया की गाड़ी यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर वो कैसे आया बिल्कुल भी नहीं पता चला। जब एम्बुलेंस के कुछ लोगों ने उस बॉडी को ढंग से देखा तो ये सुनने में आया कि उसको मरे हुए करीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन बस अभी 15 से 20 मिनट पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा था और वो जिंदा भी था। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि अगर इसकी मौत पहले से हो गई है तो आपने इसको गाड़ी चलाते हुए कैसे देखा। मैंने उन्हें जो जो देखा सब कुछ सच बताया। उस वक्त वहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं था और मेरे अलावा इस बात को कोई भी प्रूफ करने वाला नहीं था। खैर पुलिस वालों ने इस बारे में मुझसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि मैंने खुद सबको इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुलाया था। वो लोग उस डेड बॉडी को उठाकर ले गए और ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताया और भी कई लोगों को बताया। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता था और ये इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। तो दोस्तों ये थी टैक्सी ड्राइवर से रिलेटेड कुछ अजीब घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।